चलिए, पर्यावरण अध्ययन का हम ये पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे शिवानी जी? ये जी पढ़िए। जल स्रोतों का निम्नीकरण पढ़िए। जल स्रोतों का निम्नीकरण और उनका संदूषण, जिसे वे मानवीय उपयोग के लिए जल के स्रोत के रूप में अनुपयोग हो जाए, आज की एक गंभीर समस्या है। हमारे अधिकांश जल निकाय जैसे नदियां, झीलें, महासागर, नदमुख और भूजल निकाय साधन कृषि, शहरीकरण, औद्योगिकरण और वनोरोपण के कारण गंभीर प्रदूषण का सामान्य कर रहे हैं। नदियों और झीलों में मृदा अपरदन के कारण शिल्प, नाद, गाद और जमा होने उनकी जलधारा क्षमता को कम करता जाता है, जिससे वर्षा भयंकर बाढ़ आती है। आज हम सुरक्षित पेयजल की कमी की स्थिति का सामना औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में भी कर रहे हैं जहां प्रचुर जल निकाय और वही मल। हाँ जी, शिवानी जी पढ़ रहे हो थे ना, इसको ये पैरा 4 लाइन और पढ़ लो। सरम समरीन है। समरीन हो, अच्छा। तो समरीन जी, आपने ये वाली 4 लाइनें पढ़ ली? नहीं सर, पढ़ रहे हैं। हाँ सीवीज और औद्योगिक वहित स्तरों का जल निकायों में विसर्जन वे सिर्फ जल को प्रदूषित करता है, बल्कि अक्सर जलीय पादपों और शैवाल प्रपुलनों की वृद्धि भी बढ़ा देता है, जिससे अंततः जल निकाय लुप्त हो जाते हैं। ये जल की विभिन्न जीवों जैसे मछलियों का अपरक्षण और विनाश भी करता है। जी। तो जल का निम्नीकरण होता है जल का प्रदूषित होना, या फिर जल का उपयोग में न लाने योग्य हो जाना। यानी कि जल क्या हो जाती है, उपयोग में लाने योग्य जब न ही रह जाती, तब हम उसको बोलते हैं जल का निम्नीकरण। तो जल स्रोत हमारे कौन कौन से हैं? जल स्रोत कौन कौन से हैं? नदियां हैं, झीलें, महासागर, है ना, नदमुख और भूजल, ये सारे हमारे क्या हैं, जल के स्रोत है। जहां से हम, स्रोत मतलब क्या होता है, ये बताइए। पानी, सर जहाँ पानी का। जहां से हमें जल का स्रोत बोलते हैं, जहां से हमें जल मिलता है, ठीक है। और जल के जो स्रोत हैं वो उनका निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण मतलब होता है प्रदूषित होना या संदूषित होना। मानव के उपभोग के लिए जल स्रोत के रूप में अनुपयुक्त ये देखिए, अनुपयुक्त हो जाए, अनियुक्त हो जाए, इसका मतलब क्या है, गंभीर समस्या है। अधिकांश जल निकाय जैसे नदियां, झीलें, महासागर, नदमुख, भूजल, कृषि, सघन जल, शहरीकरण और किस कारण के हो रहा है, के कारण गंभीर प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। नदियां, झीलों, मृदा अपरदन आपने सुना होगा, ये शब्द सुना है, मृदा अपरदन सुना है? मृदा अपरदन बताएंगे कोई, क्या होता है मृदा अपरदन? विज्ञान में भी पढ़ा होगा आपने। अपरदन के कारण सिल्ट, गाद जमा होने की जल क्षमता, है ना, जहाँ पे मिट्टी, कहाँ जमा मिट्टी से नदियां वो हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं और मिट्टी निकल जाती है। किससे? नदियों और झीलों से। मिट्टी जब उखड़ जाती है तो मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा अपरदन हवा से या फिर जल के बहाव से होता है। उपजाऊ मिट्टी जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है जी। जल धारण क्षमता को निरंतर कम कर देता है, ये सब हो गया। आज सुरक्षित पेयजल की कमी, ये हो गया। आज हम, अभी समरीन जी ने पढ़ा है, सुरक्षित पेयजल की कमी की स्थिति की सामना औसत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वगन क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो आपने ये समझा? एक सेकेंड। ठीक है जी। यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि जैसे भारत हो गया या कहीं और ऐसे हो गए जहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के सामना कर रहे हैं। जहाँ प्रचुर जल निकाय है, जहाँ प्रचुर जल निकाय है, वहां भी हम इस प्रकार का सामना कर रहे हैं। ठीक है जी। इन्होंने इसको पढ़ा। और बाढ़ और सूखा, इसके लिए बुलाएंगे किसी और को, स्टूडेंट को। गुलबार जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये समझ में आया पैराग्राफ? समझाने की आवश्यकता है? और बाढ़ और सूखा, रोली सिंह। बाढ़ और सूखा पढ़िए आप।
हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं अपना BEVAE 181। जिसके पास ये सब्जेक्ट हो वही अब यहाँ पे रहें, और तभी आप हैंड रेज करें जब अवेलेबल हो रीडिंग के लिए। मोनिका रानी। एक बार म्यूट ऑल कर दीजिए, है ना, उसके बाद दोबारा सबको अनम्यूट कीजिएगा। बाढ़ सभी प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे सामान्य है। बाढ़ें नियमित रूप से 20,000 से अधिक जानें लेती हैं और 7.5 करोड़ लोगों को विश्व भर में व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। समरीन। आ रहे हैं? कौन पढ़ रहे हैं? हाँ जी समरीन। हाँ पढ़िए। सर, हाँ सर हम पढ़ दें दोबारा से। हाँ पढ़िए 4.5 बाढ़ और सूखा। बाढ़ सभी प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे सामान्य है। बाढ़ें नियमित रूप से 20,000 से अधिक जानें लेती हैं और 7.5 करोड़ लोगों को विश्व भर में व्यापक रूप से प्रभावित करती है। अकेले बांग्लादेश और बाढ़ों के कारण होने वाली जीवन की हानि की लगभग 2/3 होती है। हाँ, भारत में बाढ़ से औसत रूप में विश्व भर में होने वाली मौतों की 20% 1.1/5 मौतों और 60 करोड़ रुपए की हानि प्रतिवर्ष होती है। जीवन की हानि और संपत्ति की क्षति के अतिरिक्त लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष दक्षिण एशियाई देशों में बाढ़ों के कारण विस्थापित हो जाते हैं। बाढ़ जल का विषय विसर्जन है जो नदी की नहर क्षमता से अधिक का होता है। के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में निम्न द्वारा संभव है। पहला, उपयुक्त स्थानों में बांधों और जल समूह का निर्माण। दूसरा, नदियों और नहरों पर तटबंधों का मजबूत करना। तीसरा, नदी लहरों और जलाशयों की धारणा क्षमता को आवर्ती रूप से गाद निकालकर। सिंचाई के जल प्रदान करना। पांचवा है भूजल पुनर्भरण में वृद्धि। छठा है बाढ़ का पानी में विसर्जन, शहरी बाढ़ और वहित माल सीवेज उपचार, सात्रों के अतिभार को कम करना। सातवां है तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल के आने को कम करना। स्थानीय स्तर पर अनेक समरीन जी आपने बहुत अच्छा इसको पढ़ा, हमें इसको समझना है। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वैसे इससे ऊपर जो? ये इन्होंने बताया सिंचाई के लिए जल प्रदान करना, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ का पानी को विसर्जन, बाढ़, शहरी बाढ़ और वामिल जल, सीवेज उपचार संयंत्रों के अतिरिक्त भराव को कम करना, तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल के आने को कम करना। तो ये सब है सिंचाई जल के लिए जल प्रदान करना। तो बाढ़ से जो नदियां होती हैं उसके कुछ उपयोग हैं, लेकिन कुछ उससे हमारे बताया गया भारत में हमेशा क्या होता है, प्रतिवर्ष बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा कुछ जगह पे है जहाँ पे निरंतर हमारी बाढ़ आती है। तमिलनाडु में भी कुछ जगह है जहाँ पर हम बराबर बाढ़ का सामना करते हैं हर वर्ष, मतलब रोज हर साल का है। कुछ हमें नुकसान पहुंचाती है, जान और हम सामान का भी नुकसान होता है उसमें। हम ये पढ़ रहे थे जल स्रोतों के निम्नीकरण पढ़ा, बाढ़ और सूखा पढ़ा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये पढ़ा था बाढ़ का जल विसर्जन और नदी की नहर क्षमता को अधिक होता है। बाढ़ निम्न कारणों से जिसमें बाढ़ों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपयोग पड़े थे। समरीन जी इसको एक बार दोबारा पढ़िएगा। बाढ़ों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना निम्न के द्वारा संभव है, यानी कि बाढ़ का जो प्रतिकूल प्रभाव होता है ना हमारे जीवन में, तो उसको कम करने के प्रभाव है। इसको पढ़िए दोबारा। बाढ़ को हम कम कैसे कर सकते हैं? बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकते, बाढ़ को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन बाढ़ के जो प्रभाव है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? बुलाएं किसी को। फर्स्ट से पढ़े ना। हाँ, बाढ़ों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में निम्न द्वारा संभव है। फर्स्ट है उपयुक्त स्थानों पर बांधों और जलाशयों का निर्माण। सेकंड है नदियों और नहरों पर तटबंधों को मजबूत करना।
थर्ड है नदियों, लहरों और जलस्रों की धारणा, समता और आवर्ती रूप में गाद निकालकर और उन्हें गहरे करके बेहतर बनाना। फोर्थ है नदी अथवा जलभाग से अन्य नहरों और जल मार्गों में बाढ़ के जल का अपवर्तन विस्थापन करना। फिफ्थ है बाढ़ मैदान प्रबंध तकनीकों को अपनाना। सिक्स है तालाबों और जलाशय किए को बनाना और जल मार्गों को अवरोधों को दूर करके उन्हें बढ़ाना और निकाय कार्य से बचाना। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण की उन्नति के कारण सामान्य पूर्ण बाढ़ में आने की पूर्वानुमान अथवा भविष्यवाणी करना आसान हो गया है। संपत्ति की क्षति, जीवन की हानि अथवा लोगों के विस्थापन को तभी कम किया जा सकता है यदि संबंधित समस्या अपने क्रियाकलापों को सामान्य करके समय से आपदा को संबोधित करने के लिए कार्य करें। बाढ़ की भती ही सूखा का अवस्वाभाविक रूप से दीर्घीकृत अवधि तक शुष्क मौसम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें उस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है जहां बारिश की सामान्य रूप से उम्मीद की जाती है। सूखा शुष्क जलवायु से भिन्न है, जो सामान्य उस क्षेत्र से संबंधित होता है जो सामान्य रूप से अथवा मौसमी रूप के शुष्क होता है। सूखा अक्सर सालों तक रहता है। सूखा का विस्थापित आपदा क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित होती है, दीर्घकाल तक बनी रहती है। सूखा किसी विशेष विपत्तनिक अथवा स्थलीकृतिक स्थान पर सीमित नहीं रहता और इनके प्रभाव अक्सर बड़े क्षेत्रों और भूभागों तक विस्तारित रहते हैं। सूखे का प्रभाव विकसित अपेक्षा विकासशीलता देशों को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करता है। फसल की हानि, भूखमरी और कुपोषण गरीबों के लिए अत्यधिक कठिनाई पैदा करता है। जी, आपने यहाँ तक सूखा को पढ़ा, जैसे बाढ़ को पढ़ा था। अब भली भांति अब हम सूखे के बारे में जान चुके हैं। सूखा क्या होता है? जब दीर्घ अवधि मतलब कभी एक लंबे समय तक अगर वर्षा ना हो, यानी अगर एक समय तक अगर वर्षा ना हो, दीर्घ अवधि तक वर्षा ना हो, शुष्क मौसम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें उस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है जी? जहां बारिश की सामान्य रूप से उम्मीद की जाती है। ठीक है, शुष्क जलवायु से भिन्न है सामान्यतः, उस प्रकार से यहाँ पे सूखा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं, उस एरिया को ड्रॉप भी बोलते हैं और फिर सूखा बोलते हैं। ठीक है जी? तो समरीन जी ने इसमें पढ़ा है, आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये सूखे राजस्थान वगैरह कुछ एरिया है जहाँ पे निम्न वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, और वहां पे कुछ अगर जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी भी ना हो तो फिर वो सूखे के प्रभाव से जूझती है, तो उनको वहाँ पे परेशानी होती है। वहाँ पे कृषि और हर क्षेत्र में जब वर्षा नहीं होगी, सूखा रहेगा, तो काफी कई सारी परेशानी होंगी। इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी और स्टूडेंट को बुलाइए। विशाल कुमार। हाँ जी सर। इसको रीड कीजिए। सर ये बॉक्स को। हाँ जी, राजस्थान में सूखा। राजस्थान में सूखा। राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका भूमि क्षेत्रफल ऊपर 239 वर्ग किलोमीटर है और आंकलित जनसंख्या लगभग 5.4 करोड़ की है, वर्ष 2000 में गंभीर सूखा से ग्रस्त था। राज्य के कुल 32 जिलों में से 31 जिलों में सूखा था और इनमें से 25 जिलों गंभीर रूप से प्रभावित थे। 73.64% गांव सूखे की गिरफ्त में थे, जिसने लगभग 3.304 करोड़ व्यक्तियों और 3.1997 करोड़ मवेशियों को प्रभावित किया था। सूखे की गंभीरता का पता इस तथ्य से किया जा सकता है कि 2047 प्रमुख जलाशयों में से सिर्फ 300 ही भरे थे। साथ ही लगभग 75 से 100% फसलें जल की कमी के कारण नष्ट हो गई थी। इन सभी के कारण जीविका की हानि हुई, जिससे रोजगार की तलाश में व्यापक स्तर पर प्रवासन हुआ था। यद्यपि सामान्य जलवायु सूखे का प्रमुख कारण होती है, लेकिन स्थिति को
अक्सर आमजन द्वारा जल संसाधनों का उपयोग करने के तरीके द्वारा और खराब कर दिया जाता है। तो अभी आपने देखा कि राजस्थान के अंदर जो है कितनी जनसंख्या है और वहाँ पे इतनी कितनी जनसंख्या है, 5.4 करोड़ है। ये 2000 वर्ष 2000 की बात बता रहे हैं। ठीक है, 2000 में सूखे से ग्रस्त था। राज्य में कुल 32 जिले हैं। मतलब सारी इसके बारे में आपने देखा कि राजस्थान भी एक बार सूखे से ग्रस्त था, और इस सब चीजें आपने पढ़ा। अब आप इन्हें एक केस स्टडी की तरह है, राजस्थान में सूखा एक केस स्टडी है आपका। ठीक है, आपने राजस्थान में सूखा पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे। जलवायु सूखे का प्रमुख कारण है। तो सूखे का जो प्रमुख कारण है, या जो निम्न वर्षा होती है, जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी भी वर्षा ना हो, तो इसका मतलब जलवायु परिवर्तन ही मुख्य कारण होता है इसका। तो अभी इसको रीड करने के लिए बुलाएं किसी और को। दीपक कुमार। जलवायु सूखे का प्रमुख कारण होती है, लेकिन स्थिति को अक्सर आमजन द्वारा जल संसाधनों का उपयोग करने के तरीकों द्वारा और खराब कर दिया जाता है। ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ काटना, कृषि अथवा आवास के लिए जंगलों का सफाया, खनन, खेती, अवैज्ञानिक तरीके और भूजल का अंधाधुंध दोहन सूखे की स्थिति उत्पन्न करता है। ये तर्क दिया जाता है कि विकासशील देशों में गंभीर सूखे की स्थितियां जलवायु स्थितियां की अपेक्षा वैश्विक विकास नीतियों का परिणाम अधिक है। सूखे के अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं जो सामान्यतः उस क्षेत्र से परे तक विस्तारित रहते हैं जहां वास्तव में जल की कमी होती है। इन्हें निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक फसल, डेयरी, मवेशी, मछली उत्पादन की हानि, पर्यावरणिक पादप और जंतु प्रजातियों को क्षतित, मृदा अपरदन, सामाजिक भोजन की कमी, स्वास्थ्य की शक्ति, जल उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद। जी, तो आपने पढ़ा कि आर्थिक रूप से भी हमें नुकसान हो सकता है अगर सूखा हो तो। सूखा हमें तो दिक्कत होगी, जिसमें हमारी फसल, डेयरी, मवेशी, मछली उत्पादन की हानि होगी। दूसरा नुकसान होगा अगर सूखा होगा, उससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। सूखे के अनेक प्रभाव बताए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं जो हमें सीधा असर करते हैं, हमारे सीधा प्रभाव करते हैं। ठीक है, दूसरा पर्यावरण में है, पादप और जंतु प्रजातियों को क्षति, यानी कि पादप यानी कुछ बहुत से पेड़ पौधे हैं जो पूरी विलुप्त होने के कगार पे हो जाती हैं। जब सूखा काल पड़ता है तो जंतु भी बहुत सारे जो है विलुप्त हो जाते हैं। और क्षति होती है, और मृदा अपरदन होता है, ये पर्यावरणीय क्षति है। और सामाजिक क्षति मतलब होते हैं हमारे सामाजिक प्रभाव। क्या है सूखे का, भोजन की कमी, स्वास्थ्य की क्षति, जल उपभोगकर्ताओं के बीच विवाद। उपभोगकर्ताओं का बीच विवाद, इसका मतलब तो सिंपल यही है कि अगर जल की सूखा होगा तो जितना जल होगा उसके लिए आपस में लोग क्या करेंगे, विवाद करेंगे, मतलब आपस में झगड़ा या इस प्रकार से कुछ करेंगे। जब जब स्रोत कम होते हैं तो फिर आपस में झगड़ा होता है। किसी और को बुलाइए आगे क्रिएट करने के लिए। शिवानी सोनिया। पुनीता। गुड मॉर्निंग सर। सूखा संबंधित क्षेत्रों में जलाशयों का निर्माण करके आमजन को जल संरक्षण के विषय में शिक्षित करके वैज्ञानिक खेती और भूजल संसाधनों का इकट्ठा उपयोग करके सावधानियां बरती जा सकती है। चूंकि भारत के अनेक भाग सूखाग्रस्त है, सरकारी संस्थाएं फसल नहीं होने की स्थिति में अनाज की पूर्ति के लिए अनाज भंडार बनाए रखती है। जल संचय के उपाय। सूखे से और उसके कारण होने वाली जल की कमी से लड़ने का एक
प्रभावी उपाय वर्षा जल संचय के तरीकों को अपनाना है। जल संरक्षण अनेक तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट, छातों से वर्जित जल को एकत्रित करना। सेकंड, कैचमेंट जल ग्रहण क्षेत्र से वर्जित जल को एकत्रित करना। थर्ड, तालाबों और जलाशयों में स्थायी सरिताओं से बाढ़ के मौसमी जल को एकत्रित करना। ठीक है, जल संचयन के तरीके के बारे में बताया इन्होंने, अभी जो पुनीता जी ने रीड किया होगा। तो ये हमने पढ़ा था कि सूखे का प्रभाव पड़ा था, सूखे के प्रभाव को हम कम कैसे कर सकते हैं, जल का संचयन करके। तो ये 3 तरीके का भी उन्होंने बताया जल संचयन के उपाय। सूखे के कारण होने वाले, जल की कमी से लड़ने वाले क्या है, सूखे अगर जहाँ पे जिस क्षेत्र में सूखा होता है तो वहां पे हमें जल को कैसे संचय करना है। जो वाहित जल है, जो जल वर्षा का जल है, छतों में पानी के किसी प्रकार से स्रोत बना करके वहां पे हम जल को संचय कर सकते हैं। कैचमेंट क्या होता है, जब वाहित जल को एकत्रित करते हैं, जल संग्रहण बोलते हैं हम, जिसे छोटे छोटे पौंड तालाब हम बनाते हैं, उसको हम वाटर कैचमेंट बोलते हैं। तालाब और जलाशयों में क्या होता है, समटाइम क्या होता है, ओकेजनली वाटर फ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है ना। बाढ़ के मौसमी जल को भी एकत्रित किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है किसी खास महीने में यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो जाती है, या फिर वर्षा जल का प्रवाह अधिक होता है। मान लो चलो जून जुलाई अगस्त में 3 महीने में रहेगा, बाकी टाइम पे सूखा रहेगा, तो हमें उस 3 महीने में उसको जल को संचय कर लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम सूखे के प्रभाव को अपने जीवन में कम कर सकते हैं। अभी जो आप पढ़े हैं उसके उसी के आगे की, जैसे 3 बिंदु पढ़े, जल कैचमेंट बनाना, जल संचयन करना, उसके आगे के बिंदु हैं। आप रीड करोगे, कोई और रीड करेगा? अभी किसने रीड किया था? पुनीता जी ने रीड किया था। आप कौन रीड करेंगे? जल प्रबंधन के द्वारा जल का संरक्षण करना, इन तरीकों से निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। पेयजल प्रदान करना, सिंचाई के लिए जल प्रदान करना, भूजल पुनर्भरण करना। तो ये जो जल हमने संचय किया है, अभी जैसे बताया ना तकनीकों से, जो हमने जल का संचय किया है, तो वो जल किस किस प्रयोग में हम ला सकते हैं। पेयजल प्रदान करना, सिंचाई के लिए जल, है ना। भूजल पुनर्भरण में वृद्धि, यानी कि भूजल, जो हमारा भूजल है वो सबसे स्रोत होता है मीठे पानी का, जो हमारा अलवण जल होता है, उसकी वहां पे अगर हम उसको ऊपर ही ऊपर फ्लो करेंगे तो सीधा समुद्र में जाके खारे पानी में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उस वर्षा जल को संचयन करके, भूजल धरती पे जाती है, वो फिल्टर होती है और वो वापस से खारापन उसका कम होता है, वो पीने योग्य भी हो जाता है। इस प्रकार से उसका लिखा है पुनर्भरण। हम भूजल से हम निकाल तो रहे हैं मोटर लगा करके, लेकिन पुनर्भरण नहीं हो रहा है। बाढ़ के पानी के विसर्जन, शहरी बाढ़, वाहित मल, सीवेज उपचार संतरों के अतिभराव को कम करना। अतिभराव होता है ओवरफ्लो बोलते हैं, अतिभराव मतलब ओवरफ्लो। ये अब इसको रीड करेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा। तटीय क्षेत्र में समुद्र जल के आने से को कम करना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब इसको बुलाइए किसी को। स्थानीय स्तर पर अनेक जल, आइए रीड कीजिए। स्थानीय स्तर पर अनेक जल प्रबंधन कार्यनीतियां आजकल उपयोग में लाई जा रही हैं, जो कभी कभी जल प्रबंधन के लिए व्यापक स्तर पर केंद्रीकृत पूंजी गहन तरीकों को प्रदान करने वाले बेहतर विकल्प देती हैं। ये व्यापक पहुंच वाले जल प्रबंधन तरीकों की भी पूरक हो सकती है। देश के विभिन्न
क्षेत्रों में अनेक तरीके जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियों में उपयोग किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जोहद्रो तालाब को सतह जल निकायों और कुंडों भूमिगत टंकियों का चलन देश के अनेक भागों में है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में जल संरक्षण के लिए बांस से ट्रंच सिंचाई की जाती है। ठंडे रेगिस्तानों जैसे हिमालय प्रदेश में स्पीति में प्राचीन काल के कुल सिंचाई का चलन है। चित्र 4.7 देखिए। अपसारी नहरें हैं जो ग्लेशियरों हिमनदों से जल को गांवों तक ले लाने के लिए बनाई हैं। कुल अफसर लंबी दूरियों तक के होते हैं। कुल 10 किलोमीटर तक लंबे होते हैं और अवक्षेपी पहाड़ी ढलानों पर बहते हैं। हाँ जी, तो ये गुलबहार जी ने स्थानीय स्तर पर जो हम स्थानीय स्तर पर मतलब हम कई लोग मिल करके भी हम विकल्प हम बना सकते हैं, जल को हम बचा सकते हैं। कुंडों के बारे में बताया गया, तालाब, कुंड आपने सुना होगा। जैसे पुराने टाइम के पहले बावलियाँ बनाते थे, जोड़ों, तालाब को सतह जल निकायों, कुंडों के भूमिगत टंकियों का चलन, ठीक है? भूमिगत टंकी मतलब जल के अंदर ही एक कुंड मतलब भूमि के अंदर ही टंकी नुमा कुछ बना देते हैं, जहाँ पे हम जल को संचय कर सकते हैं। ये पढ़ लिया हमने, गुलबहार जी ने इसको पढ़ा, रीड किया। ड्रिप इसको फिर सिंचाई के लिए है ना, ड्रम सिंचाई के लिए हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। और इनकी लंबाई वगैरह के बारे में बताया गया है कि ये 10 किलोमीटर तक रेगिस्तान के अंदर कहाँ से हो सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्राचीन काल से कुल सिंचाई का चलन है। कुल सिंचाई क्या होता है, कुल के बारे में भी बताया था इन्होंने। हिमाचल प्रदेश में क्या है, कुल सिंचाई का चलन है। देखो यहाँ पे एक शब्द है, कुल सिंचाई। कुल सिंचाई का चलन है। कुल जो क्या सा होता है, कुल कुआं से नहीं है, कुआं अलग होता है। अब सारी नहरें हैं जो ग्लेशियर हिमनदियों से जल को गांवों तक ले जाने के लिए बनाई जाती है। नहरें नहीं होती जो कुल की लंबाई की दूरियां, यानी जलाशय से हिम नदी से गांव में सिंचाई के लिए चाहिए होते हैं, कुल की लंबाई 10 किलोमीटर तक हो सकती है। अब वे इसी पहाड़ों ढलानों पर बहते हैं, यानी पहाड़ के ढलानों पर ये चीजें बहते हैं। मतलब मुख्य जलाशय से गांव तक ले जाने के लिए इस प्रकार के कुल का निर्माण करता है, और ये प्राचीन काल से है, ये कहना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये है कुल आपका। बांस के प्रयोग से इस प्रकार से जल को एक जगह से दूसरी जगह पे लिखाया गया, मुख्य प्रवाह, ठीक है। बांस के ट्रम्प सिंचाई बोलते हैं इसको। यहाँ से रीड करने के लिए किसको बुलाएंगे गुलबहार जी? ठीक है। दीपक कुमार। कुल जल की नहरें हैं जो अपेक्षी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये नहरें हिमाचल प्रदेश और जम्मू की स्पीति घाटियों में हिमनदों से गांवों में जल लेकर जाती है। जहां भूभाग दलदली होता है वहां कुल को पत्थरों से स्तरित कर दिया जाता है जिससे ये अवरुद्ध न हो सके। कुछ 10 किलोमीटर लंबी होती है और सदियों से अस्तित्व में है। कुल का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका हिमनद का सिरा होता है जिसको तैयार किया जाता है। इस भाग को कचरे से मुक्त रखना आवश्यक है। गांव गांव में कुल एक गोल टंकी में खुलता है जिससे पानी के प्रवाह और को नियंत्रित किया जा सकता है। शहरों और गांवों में भी वर्षा जल संचयन के लिए अनेक तरीके व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। एक ऐसी योजना राष्ट्रपति भवन में भी संचालित है। राष्ट्रपति भवन में 1 लाख लीटर क्षमता की भूमिगत टंकी का निर्माण निम्न स्तर के उपयोगों के लिए जल भंडारित करने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति भवन को घेरे हुए छत के उत्तरी भाग से और खंडजों के वर्षा जल को वहां लाया जाता है।
वेल डन सर। ओके जी। एक सेकंड। जल नहरें के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे आप म्यूट कर लीजिए। जी, कुल जल की नहरें जो अवक्षेपी पहाड़ों इलाकों में पाई जाती हैं, ये नहरें हिमाचल प्रदेश और जम्मू की स्थित पार्टी में हिम नदों से गांव में जल को लेकर जाती है, यानी कि हिम नदी से लेकर के गांव तक जाने के लिए नहरें इस प्रकार से बनाई गई है। और जहाँ भूभाग दलदली होता है, वहां कुल जो अभी बताया था ना, अभी इन्होंने पढ़ाया था, गुलबहार जी ने पढ़ा था कुल के बारे में। तो कुल को पत्थरों से अस्तित्व कर दिया जाता है, अस्तरित कर दिया जाता है, जिससे वे अवरुद्ध ना हो सके, यानी जहाँ दलदल होता है उस प्रकार से वहाँ पत्थरों को रखा जाता है जहाँ से वो अपना रास्ता बना ले। कुल 10 किलोमीटर लंबी होती है, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक हो सकती है, ये कहा है इन्होंने। कुल सबसे महत्वपूर्ण भाग हिमनद होता है। हिम यानी जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं, वहां से जो रिसते हुए पानी, वहां वहां से जो जल का निर्माण होता है, वो नदियां उस पानी का मुख्य स्रोत है। वो गांव में कुल एक गोल टंकी में खुला होता है। गांव में क्या होता है, गोल टंकी में खुला होता है, जिससे पानी के प्रवाह को किया जा सकता है। ये हमारा पढ़ लिया। उसके बाद हमारा यहाँ तक हमने इसको रीड कर लिया है। शहर और गांव में भी वर्षा जल संचयन के लिए अनेक तरीकों प्रयुक्त और समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। एक ऐसी योजना राष्ट्रपति भवन में भी संचालित है। यानी कि जो वर्षा जल संचयन है, देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो वर्षा जल संचयन अब तो बहुत ट्रेंड में आ गया। बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनती हैं अब, उनमें क्या होता है, बड़ी बिल्डिंगों में वर्षा जल संचयन को भी मुख्य रूप से फैशन में लेके आया गया है। और एक ऐसी योजना हमारे जो राष्ट्रपति भवन है उसमें भी संचालित है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। देखो इस प्रकार से है। ये पढ़ा आपने, ये राष्ट्रपति भवन में वर्षा जल संचयन, देखो इसको आप ये भी देख सकते हो। ठीक है। इस आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको परफेक्ट देख सकते हैं। इसमें हमारा राष्ट्रपति भवन भी बन रखा है, और यहाँ पे हमारा ये भी बन रखा है। क्या बन रखा है? वर्षा जल। ये देखो पानी यहाँ पे वर्षा, मुख्य वर्षा जल, ये जो है एक सेकंड में दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ से वर्षा जो जल है, वो इस प्रकार से जब होगी तो यहाँ पे हम उसको कुएं में या फिर मुख्य वर्षा जल को स्रोत कर सकते हैं, या फिर कोई तालाब बना करके, या फिर प्रवेश पाइप। ठीक है, नीचे की ये सारा वो है आपका, इस प्रकार से अलग अलग दिखाया गया है। अतिरिक्त वर्षा जल टैंक, ये सारी चीज हम बना के वर्षा के जल को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और ये पाइप के माध्यम से फिर हम उसको अपनी टंकी, ये हैंडल टैंक लिखा हुआ है, इसमें टैंक में भी हम इसको जमा कर सकते हैं वर्षा के जल को। इस प्रकार से जो डिजाइन है, इसको हम नीचे पढ़ सकते हैं। किसी को पढ़ने बुलाइए। 1 लाख लीटर की वर्षा जल भंडारण टंकी से प्रवाहित जल को भंडारित करने के लिए 2 कूपों डग वेल का उपयोग किया जाता है। इसको पढ़ेंगे, कौन बुलाए, कौन पढ़ेंगे? शिवानी सोनिया। ये चले गए थे। हाँ पढ़िए। राष्ट्रपति भवन में वर्षा जल संचयन। 1 लाख लीटर की वर्षा जल भंडारण टंकी से परिवाहित जल को भंडारित करने के लिए 2 कूपों का प्रयोग किया जाता है। एक अन्य सूखे खुले कूप को छत के दक्षिणी भाग और कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्र से वर्षा जल से पुनर्भरित किया जाता है। एक गाद निकालने की टंकी का प्रयोग पुनर्भरण कूप में जाने वाले जल से प्रदूषकों को निकालने के लिए किया जाता है। सर पढ़ दिया। जी, अभी और भी पढ़ना है आपने? ठीक है, रुकिएगा 1 सेकंड। ये आपने पढ़ा है, इसके बाद आपने इसको भी पढ़ना है।
अच्छा, ये आपका समाप्त हो गया। बहुत कम ही शब्दों में इन्होंने इसको बता दिया पूरा कि किस प्रकार से जलकूपों और नल और इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। तो वो बता दिया आपको, अर्धगोला प्रवाह, संग्रह टैंक, और ये वर्षा जल संचयन। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वर्षा जल का संचयन पढ़ रहे हैं। और देखो यहाँ एक दूसरा डिजाइन दिया गया है, दूसरा मॉडल है ये देखिए, वर्षा जल संचयन। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये देखो किस प्रकार से वर्षा का ये जल हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं, देख लीजिए। मैं फिर भी दिखा देता हूँ। इसमें राइटिंग का ऑप्शन कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो ये जो जल वर्षा हो रही है, यहाँ पे ऊपर देख रहे पा रहे हैं आप, इधर चारों तरफ क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। इस वर्षा जल को इन्होंने यहाँ पे अर्धगोला प्रवाह बना करके, यहाँ सारा जो है सारा प्रवाह कहाँ हो गया? अर्धगोल इसमें आ गया। ठीक है, फिर निष्पादन छनन बोलते हैं। छनन मतलब क्या होता है? छानना, या कुछ गलत पत्ते पेड़ पौधे के ये सब चीज ना आए। उसके बाद वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद उसको फिर हम, एक कुआं होता है हमारा, अपने सबके पास कुआं देखा होगा सबने, ये कुआं है। फिर हम वहां से हम इसको संग्रह टैंक में भी ला सकते हैं, या फिर कुएं में भी रख सकते हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन हमें लगता है। इस प्रकार से हम वर्षा का जल का संचरण कर सकते हैं, और हम उसको पीने योग्य या फिर जैसा भी हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। यानी कि जो जल की कमी है ना, उसको हम थोड़ा सा कम करने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसको पढ़ेंगे, हैदराबाद महानगर जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड का जल संरक्षण के उपाय। इसको रीड करना है, इस पैराग्राफ को। हैदराबाद महानगर जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहरों में और आसपास के क्षेत्रों से जल संचयन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना आमाजनों को भूजल स्तर सुधारने में सक्रिय भागीदारी के जरिए बनाई है। नीरू मीरू जल और आग कार्यक्रम के अंतर्गत जल संचयन उपायों में पुनर्भरण गड्ढों अथवा लघु उपचार इकाइयों का निर्माण, पौधारोपण और अन्य ऐसे कार्य सम्मिलित हैं जो जल पुनर्भरण और हरियाली को बेहतर बनाएंगे, जिससे अनंत भूजल स्तर बढ़ेगा। विभिन्न योजनाकार जैसे पूर्व नौकरी पेशा लोग, अवकाश प्राप्त अधिकारी, महिला समूह और गैर सरकारी संगठनों को जल संचयन संरचनाओं की तकनीकी और अन्य जनों को उसके लिए प्रेरित करने के लिए जागरूक किया गया था। प्रशिक्षित समूहों ने फिर समुदायों में जाकर आमजन को वर्षा जल संचयन के महत्व और उसके लाभों के विषय में बताकर प्रेरित किया। कार्यनीति के एक भाग के रूप में बोर्ड ने हाल ही में पूर्व सेवा कर्मियों को सुग्राही बनाकर जल सैनिक तैयार किए हैं। इसने विद्यार्थी समुदाय को व्यापक रूप से सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों द्वारा भूजल स्तर सुधारने के लिए योगदान दिए जा सके। तो अभी आपने रीड किया इसको, हैदराबाद के बारे में आप पढ़ रहे थे, जो आपने रीड किया अभी। हैदराबाद के अंदर जी किस प्रकार से जल का संचयन हो रहा है, ये आपने इसमें पढ़ा। ठीक है जी, इसको अब हम पढ़ेंगे जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। जल संसाधन, अभी तक हम वर्षा जल संचयन पढ़ा था अभी हमने। अब हम बाकी और भी जल का संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन किस प्रकार से करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। जल संसाधन कौन से हैं आपको मालूम है? जो हमारे नदियां हैं, तालाब हैं, इन सब के बारे में। बुलाएंगे किसी को पढ़ने के लिए? जफर सिद्दीकी। जफर सिद्दीकी। आप सबको रमजान का शायद पहला रोजा है, सबको उसकी मुबारक, और जो नवरात्रि हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। वर्षा। मुस्कान गुप्ता। यस मैम। ओके। जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। जल निरंतर एक कमी वाला उत्पाद बनता जा रहा है। इसकी कमी हम सभी के लिए खतरा है।
जो हमारी आजीविका और कभी-कभी हमारे जीवन के लिए भी खतरा हो सकती है। करोड़ों जनों के लिए मीठे पानी की कमी को अपर्याप्त मात्रा के रूप में ही नहीं बल्कि खराब गुणवत्ता के जल के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जैसा कि 2001 में संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा रिपोर्ट किया गया है। अगले 25 वर्षों में विश्व की 1/3 जनसंख्या जल की गंभीर कमी को झेलेगी। अभी भी 1 अरब से अधिक लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है और 3 अरब जनों पृथ्वी की जनसंख्या के आधे की मूलभूत सीवेज प्रणालियों तक पहुंच नहीं है। विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाले कुछ सीवेज का 90% से अधिक थल और जल में अनुपाचित वापस लौट जाता है। जब तक जल संसाधनों का उचित प्रबंधन नहीं होगा, हम विरोधाभासी स्थितियों जैसे औसत से अधिक वर्ष वाले क्षेत्रों में भी प्रदूषण के कारण पेयजल की कमी को झेलते रहेंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है और आर्थिक विकास सघन होता है, जल संसाधनों के पूर्ण उत्पादन, नियंत्रण, आवंटन और उपयोग के लिए दीर्घकालिक नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए। भविष्य में सुरक्षित पेयजल और सफाई के साथ ही औद्योगिक और कृषि कार्य के बीच जल के लिए विरोध मांगे बढ़ेंगी। जल संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ जल के भंडार अथवा स्रोत के जीवन को खतरे में डाले बिना विभिन्न उपयोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता के जल की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के कार्यक्रम से है। दूसरे शब्दों में ये देखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि फर्स्ट, सभी प्रकार के उपयोगों के लिए उचित गुणवत्ता का जल प्रबंधन हो। सेकंड, इस बहुमूल्य संसाधन का दुरुपयोग अथवा बर्बाद ना हो। जल प्रबंधन में भूजल के भंडारों का पूर्ण भरण और अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में आपूर्ति को प्रदान करना सम्मिलित है। भूजल का पूर्ण भरण जल प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पर्वतों और पहाड़ियों पर सर रीड कर दिया है। जी ठीक है, आपने इसको रीड किया, अभी पूरा रीड नहीं हुआ है ना? जी नहीं। जी यहाँ से रीड कीजिए। जल भर वनस्पतियों से ढके रहते हैं। जल भर की घास फूस से ढकी मृदा वर्षा जल के अंतर्भरण को संभव बनाती है, जो फिर जल भर में चला जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी तरयुक्त जल अथवा घरेलू नालियों को गड्ढों, खंदकों अथवा किसी पोखर में भरा हुआ जा सकता है, जहां ये भूमिगत रूप से निष्पादित हो जाता है। बाढ़ के पानी को जलभरों में गहरे गर्तों की श्रृंखला द्वारा डाला जा सकता है अथवा इसे पोखरे के संजाल द्वारा खेतों में फैलाया जा सकता है। सामान्य और बाढ़ के पानी के भी अतिरिक्त प्रभाव को जल की कमी वाले क्षेत्रों से भेजा जा सकता है। इससे न सिर्फ बाढ़ के पानी से होने वाली क्षति के खतरे को दूर किया जा सकता है, बल्कि कमी वाले क्षेत्रों को भी लाभ हो सकता है। घरेलू और नगर पालिका के अपशिष्ट जल के उचित उपचार द्वारा आप अनेक औद्योगिक और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार में प्रदूषकों, कीटाणुओं
और विषगत तत्वों को निकालना सम्मिलित है, जो कि आप पहले ही पिछले अनुभाग में पढ़ चुके हैं। समुद्री जल का विलवीकरण। सौर ऊर्जा के प्रयोग द्वारा समुद्री जल को अस्वीत किया जा सकता है। अंततः अच्छी गुणवत्ता का मीठा पानी प्राप्त हो सकता है। समुद्री जल के विलवणीकरण की यह विधि हमारे देश में गुजरात में भावनगर और राजस्थान में चूरू में उपयोग की जा रही है। सर रीड कर दिया है। ये रीड हो गया था। अच्छा, मैं एक चीज जानकारी चाह रहा था, ये क्या बोलते हैं गुलबहार जी? हाँ जी सर। अच्छा, आप इसको स्लाइड को आप ऊपर कर सकते हैं? नहीं, इस पीडीएफ को मैंने पूछना था, पीडीएफ को, ये जो है आप कर पा रहे हो इसको ऐसे? नो सर। ओके ओके, चलिए मैं इसको भी ठीक कर लूंगा, ताकि अगर इसको स्लाइड ऊपर जूम कुछ भी करना हो, कंट्रोल भी पैनल में होस्ट भी इसको कर सके। चलिए, अभी इन्होंने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे ये पढ़ लिया। और ये समुद्री जल का विविधीकरण पढ़ा इन्होंने। मैं कॉल अटेंड करने चला गया था एक बार। समुद्री जल का विलवणीकरण। सौर ऊर्जा के प्रयोग द्वारा समुद्री जल को आश्रित किया जा सकता है, अतः अच्छी गुणवत्ता का मीठा पानी प्राप्त हो सकता है। समुद्री जल के विलवणीकरण की यह विधि हमारे देश में गुजरात में भावनगर और राजस्थान में चूरू में उपयोग की जा रही है। जी, भूजल का पुनर्भरण जल प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पर्वतों और पहाड़ियों पर जलभर वनस्पतियों से ढके रहते हैं। जलभर की घास फूस से ढकी मृदा वर्षा जल के अंतर्भरण को संभव बनाती है और फिर जलभर में चला जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रयुक्त जल अथवा घरेलू नालियों को गड्ढों, खंदकों तथा किसी भी पोखर में भरा जा सकता है, जहां ये भूमिगत रूप से निष्पादित हो जाता है। बाढ़ के पानी को जलभरों में गहरे गतों की श्रृंखला द्वारा डाला जा सकता है अथवा इसे पोखरों के संजाल द्वारा खेतों में फैलाया जा सकता है। सामान्य और बाढ़ के पानी में भी अतिरिक्त प्रवाह को जल की कमी वाले क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। इससे न सिर्फ बाढ़ के पानी से होने वाली हानि के खतरों को दूर किया जा सकता है, बल्कि कमी वाले क्षेत्रों को भी लाभ हो सकता है। घरेलू और नगरपालिका के अपशिष्ट जल के उचित उपचार द्वारा आप अनेक औद्योगिक और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार में प्रदूषकों, कीटाणुओं और विषाक्त तत्वों को निकालना शामिल है, जो कि आप पहले ही पिछले अनुभाग में पढ़ चुके हैं। समुद्री जल का विलवणीकरण, जल संधारण, आपने ये पढ़ा था? ये पढ़ना था ना आपने अभी? हाँ जी सर। अच्छा, ये पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया था। और ये? नो सर। हाँ, अब इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं समुद्री जल का विलवणीकरण, ठीक है। समुद्री जल कैसा होता है बताएंगे? मैं वैसे चैट को ओपन करता, बट सबका ध्यान इधर भटक जाता है, इसलिए मैं ओपन नहीं करता। समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय होता है। लवणीय मतलब जिसमें नमक की मात्रा 3.5% तक होती है, ठीक है। समुद्री जल कैसा होता है? कैसा होता है समुद्री जल? लवणीय अर्थात नमकीन होता है। नमकीन को फिर हमें उसको पीने योग्य बनाने के लिए उसका विनम्रीकरण करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे। किसी और को भी बुला सकते हैं। गुलबहार जी, आप देखिए।
ओके सर। हम्म। बबीता सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सौर ऊर्जा के प्रयोग द्वारा समुद्री जल का विलवीकरण अत्यधिक उपयोग को कम करना। आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग इस बहुमूल्य और कमी वाले संसाधन का अक्षम्य दुरुपयोग है। हमारे देश में बहते रिश्ते, नलों और खराब नल कार्य के कारण बहुत सा जल व्यर्थ हो जाता है। अत्यधिक सिंचाई पर भी नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। अपशिष्ट जल, घरेलू और नगर पालिका अपशिष्ट जल कार्बनिक पोषकों से समृद्ध होता है। यदि इस प्रकार के जल को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं और विषैले तत्वों से मुक्त कर दिया जाए तो इसका उपयोग खेतों, बगीचों और अन्य वनस्पतियों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। जी, यहाँ से रीड करेंगे। ओके सर। घरेलू और नगर पालिका अपशिष्ट जल का उपचार। रोगाणुओं और विषाक्त तत्वों को निकालने के लिए अपशिष्ट जल अथवा वाहित मल को टंकी अथवा तालाब में अनेक दिनों के लिए उपचारित किया जाता है। ऐसा करने से भारी कण स्वयं तली में बैठ जाते हैं, जबकि अधिक बारीक कणों को फिटकरी और कास्टिक सोडा डालकर तली में एकत्रित किया जाता है। स्वच्छ तरल को फिर निस्यंदकों, फिल्टर्स या बालू अथवा मिट्टी से गुजारा जाता है और अंत में उसमें वायु प्रवाहित की जाती है। ये उपचार न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को निकाल देता है, सामान्यतः अपशिष्ट जल में घुली रहती है, बल्कि निस्यंदित जल में ऑक्सीजन भी मिला देता है, जिससे शोधन में सहायता मिलती है। जल का कैलोरीन की उचित मात्रा से उपचार हानिकारक रोगाणुओं और मार देता है और जल को उपयोग योग्य बना देता है। शैवालों अथवा जलकुंभी को उगाने से, जो कि एक वन्य पादप है जो नदियों और तालों में प्लावी पिंडों में आती है, दोहरा कार्य करती है। ये जल से प्रदूषकों जैसे फॉस्फेटों और नाइट्रेटों को साफ कर देती है, जो इन पादपों के लिए पोषक का काम करते हैं, और इन पादपों का बायोगैस बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जी, अपने जल पड़ा, हम जो समुद्री जल जैसे प्रकार हमारा क्या होता है, समुद्री जल लवणीय जल होता है, उसको हमें शुद्ध करने के लिए या फिर उसका नमक हटाने के लिए, नमकीन खारापन हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने के प्रयोग अभी आपने इन्होंने रीड करके बताया, इस प्रकार से उन्होंने समझाया भी। इस प्रकार का जो मॉडल होता है, यहाँ पे हम किस प्रकार से कच्चा वाहित जल जिसको हम बोलते हैं, वहां से जाली से शुद्ध करते हैं, उसको छानते हैं, उसमें फिर इस प्रकार के कंकरी निष्कासन करते हैं। ठीक है, उस प्रकार से लास्ट में जाके द्वितीय प्रवाही होता है, जो यानी शुद्ध जल निकल के आता है। सतत जल छोड़ना या फिर तृतीय जल उपचार करना निकल के आता है। पानी की टंकी में भी इन्होंने जैसे भी कुछ बताया था, इन्होंने पढ़ते समय बताया था, क्लोराइड भी डाला जाता है और भी क्या किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है। क्लोराइड डाल के भी इसको हम शुद्ध कर सकते हैं। बालू अथवा मिट्टी से गुजारा जाता है, ताकि बालू मिट्टी से क्या होता है, शुद्ध होता है। जैसे आपने सुना है ना, भूमिगत जो जल होता है वो शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि वो छन जाता है, उसमें से जितनी चीजें होती हैं अशुद्ध चीजें निकल जाती हैं। ये बोध प्रश्न आ गया। अनवनीकरणीय थल संसाधन, अभी तक हमने पढ़ा था नवनीकरणीय जल संसाधन। ठीक है, अब हम पढ़े अनवनीकरण। अनवनीकरण क्या होता है, नवनीकरण मतलब जो पुनः पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अनवनीकरण थल संसाधन मतलब जो पुनः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। तो ऐसे कौन से हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, या कोई और कोयला हो गया, या कोई और भी ऐसे हैं जो थल संसाधन के रूप में हैं, खनिज हो गए, तो जिनका प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते। इसको रीड करेंगे। क्लास कितने बजे ओवर करनी है, मैं इसका एक पोल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप उसको आंसर कर लेंगे। तब तक इसको रीड कीजिए, मैं तब पोल क्रिएट करता हूँ। गुलबार जी, किसी को बुलाइए। स्नेहदीप। यस मैम। आप रीड आउट करें। नवीकरण संसाधनों जैसे जल और वनों के विषय में पढ़ने के बाद आप जानना चाहोगे
कि अनिवार्य संसाधन जैसे भूमि, खनिज, महासागरीय संसाधन क्या है? इन संसाधनों को ना तो पूर्ण उत्पादित किया जा सकता है और ना ही विस्तृत किया जा सकता है। भूमि संसाधन, भूमि हमारे लिए एक मौलिक संसाधन है। जैसा कि आपने पिछले अनुभव में पढ़ा है, ये वास्तव में वह आधार है जिस पर संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र टिका है और ये सभी स्थलीय पादपों और जंतुओं के लिए जीवन स्थल पर्यावरण है। भूमि की जीवन और मनुष्य तथा जंतुओं के विभिन्न क्रियाकलापों को सहारा देने की क्षमता जैविक उत्पादकता एवं मृदा और चट्टानों दोनों की भर वहन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। भूमि जनसंख्या में वृद्धि के कारण अत्यधिक दबाव में है। हमारे थल पिंड जिन पर 1901 में 23.8 करोड़ जन रहते थे, अब वहां 120 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। वर्षों की असंतुलित कटाई अथवा वनोत्पन्न के परिणामस्वरूप भू संसाधनों के कुप्रबंधन से मृदा और भूदृश्यों की गुणवत्ता को काफी क्षति हुई है। मैम हो गया जी जी, एक सेकेंड। तो आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, हमारे 1 घंटे से ऊपर हो गया है क्लास, लेकिन मैं एक पोल इसमें रेज करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी एक पोल लॉन्च करता हूँ। आपने कमेंट भी लिख के बता सकते हैं, और ये मैंने लॉन्च किया, ठीक है। मैंने लिखा है एक शुड वी कंटिन्यू क्लास को अभी, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर मोबाइल पे ठीक नहीं होता है। अभी मैं देख रहा हूँ कितने को इसमें आंसर परसेंटेज आता है, 2 का आया है यस, ठीक है। 5 लोगों ने यस लिखा है, 9 लोगों ने। ये पोल होता है, इसमें परसेंटेज से पता लगता है कितने स्टूडेंट्स हैं जो अब चाहते हैं कंटिन्यू। मोबाइल की एक लिमिटेशंस होती है, और दोनों ही, मोबाइल के हेल्थ के लिए भी, आपके हेल्थ के लिए भी। क्लास शुड बी विद इन 1 आवर होना चाहिए, ठीक है। और विद इन 1 आवर होने के कई रीजन है, आपके आईज और अदर इश्यूज, हेल्थ के इश्यूज वगैरह। और दूसरा मोबाइल की भी है, बैटरी पावर बैकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट संडे से जब कभी हम क्लास करेंगे तो ब्रेक करके भी कर सकते हैं हम, हाफ आवर की, या फिर 1, मतलब कुछ ब्रेक करके 2 क्लास कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे परसेंटेज, तो ये हमें परसेंटेज पोल में हमें मिल रही है। 79% ने वैसे तो यस कहा है, और 20% ने नो, ठीक है। अभी तक 40% लोगों ने इसमें यस आंसर दिए हैं अपने। 71 स्टूडेंट अभी है, कितने स्टूडेंट है अभी पार्टिसिपेशन? 71 है, 41 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। इसको हम रीड करते करते साथ में अपना कर सकते हैं, इसको मैं बाद में भी चेक कर लूंगा, ठीक है। तो अभी इन्होंने पढ़ा अनवनीकरणीय जल संसाधन के बारे में पढ़ा। भूमि संसाधन, भूमि संसाधन मतलब जो भूमि से हमें मिलते हैं, पर्यावरण से एक मौलिक संसाधन है। जैसा पिछले अनुभाग में आपने पढ़ा था, ये वास्तव में आधार है जिस पर संपूर्ण पारिस्थितिक, अच्छा कंप्लीट हो गया क्या ये? नहीं, हाँ 83 ऑलमोस्ट। आप सब स्टूडेंट का जो फीडबैक है वो ये है कि भी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, वी आर कंफर्टेबल विद द क्लास। सो आपका आंसर मुझे यही लगा कि आप यू आर कंफर्टेबल, यू ऑल आर कंफर्टेबल। बट सबका पार्टिसिपेशन अभी सिर्फ 46 का ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पोल में। 63% है टोटल का, बाकी लोग सो रहे हैं या फिर क्लास को ज्वाइन करके कहीं चले गए हैं, ठीक है। सो लेट कंटिन्यू कि हम, आंसर तो ये सी है सबके, मैक्सिमम के आंसर ये से। कुछ लोगों को ब्रेक भी चाहिए होता है क्लास के बीच में, है ना। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि नहीं, अब थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट ब्रेक मिल जाए, है ना, टी ब्रेक या कुछ और एक्सेट्रा। तो क्लास शुड भी हमारा जो होती है 40-45 मिनट्स की होनी चाहिए, आइडियल जो टाइम हमारा है हर जगह, जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि 40-45 मिनट्स की होनी चाहिए। उसका ब्रेक करके हमें क्लास करनी चाहिए। हम ध्यान रखेंगे इस बात का, ताकि आपके किसी हेल्थ क्वेश्चंस, इन चीजों पे भी क्वेश्चंस ना हो कोई। 46 लोगों का ही आंसर है, बाकी लोग कहाँ हैं? 73 में से 46 लोगों का आंसर आया अभी। ठीक है, इसको करते हैं मिनिमाइज। भूमिगत संसाधनों के बारे में भी जैसे इन्होंने पढ़ा,
ये जो है इस प्रकार से कंट्रोल पैनल थोड़ा काम हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भूमि संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, भूमि के जो संसाधन है, और संसाधन में भी कौन सा संसाधन पढ़ रहे हैं? अनवीकरणीय संसाधन पढ़ रहे हैं। मृदा संसाधन, ठीक है, मृदा संसाधन के बारे में है, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मृदा का निर्माण, अभी मृदा अपरदन पढ़ा था ना, अभी हमने पीछे उसमें जल का प्रभाव से, तो हम मृदा अपरदन भी दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। काफी कुछ आपका इसमें जो आपने 10वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 12वीं, 11वीं कक्षा में जो भी पढ़ा होगा ना, भूगोल में पढ़ा होगा, तो भूगोल से पर्यावरण अध्ययन भूगोल का ही भाग है। तो आपने जो भी भूगोल में अभी तक पढ़ा है वो सभी हम यहाँ पे दोबारा आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अभी हम क्लास को एंड करते हैं। अभी आप इसमें कमेंट, हाँ पोल तो हो गया, पोल में एक बार दोबारा चेक करता हूँ, फिर आपका कमेंट में भी आप मेरे को बता सकते हैं इसमें कि हाँ 46 का ही पार्टिसिपेशन है। तो पोल में आप बताएंगे कि क्लास का फीडबैक वगैरह बता सकते हैं इसमें। आज किसी ने क्वेश्चन भी पूछना था अगर, तो वो भी पूछ सकते हैं।